एपिसोड 2। जगदीश फिर लेखक से पूछता है, बताइए ना सर, क्या अभिशाप मिला था अक्षनी को? लेखक जगदीश का सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो जानने के लिए मेरे किताब के दूसरे भाग के आने का इंतजार करना पड़ेगा, समझे? अच्छी मार्केटिंग स्ट्रेटजी है सर किताब बेचने की। वो तो है ही जगदीश, किताब बेचता हूँ और उस किताब के साथ अपने दर्द भी, तो उन आंसुओं के पैसे तो वसूलूंगा ही ना। एक बात दिमाग में रखना, कोई भी इंसान बुरा नहीं होता, उसे बुरा बनाया जाता है। मतलब ये अक्षनी बुरी नहीं थी, उसे बुरा बनाया गया था ना सर। मैंने कहा ना, अब किसी सवाल का जवाब नहीं दूंगा। जो जानना है किताब का दूसरा भाग पढ़ने के को जानना है, समझे? बातें करते करते लेखक की सिगरेट खत्म होने वाली थी। उसमें बस एक दो कस ही बचे थे। जगदीश हिचकिचाता हुआ फिर लेखक से पूछता है, सर एक बात पूछूं? तुम नहीं मानने वाले ना, ठीक है पूछो। सर आपकी बातों में ऐसा लग रहा है जैसे आप अक्षणी को बहुत करीब से जानते हो। क्या आपने कभी अक्षणी को देखा है? सवाल सुनकर लेखक एकदम चुप हो जाता है। उसे चेहरे के एक्सप्रेशन देख ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी सोच में डूब गया हो और उसको कुछ ऐसा याद आ गया हो जो जगदीश को नहीं बताना चाहता था। जगदीश लेखक का दबाव बनाते हुए पूछता है, क्या हुआ सर, आप चुप क्यों हो गए? बताइए ना सर, आपने भी अक्षनी को देखा है? अभी आपको अक्षनी का सामना हुआ है? लेखक सिगरेट के कस लेते लेते धीरे से कहता है, मेरा अक्षनी से सामना नहीं, बल्कि मैंने तो खुद अक्षनी के साथ। लेखक ने इतना ही कहा था कि तभी फोन कट हो जाता है। अपना मोबाइल देखते हुए कहता है, अरे ये क्या हो, कैसे कट गया? लगता है नेटवर्क चला गया है। ये गांव के भी यही प्रॉब्लम रहती है, पता नहीं चलता कब नेटवर्क आता है और कब चला जाता है। इतना कहकर लेखक उस कुर्सी के बगल में रखी बैसाखी से के सहारे खड़ा हो जाता है। वो लेखक लंगड़ा था, उसका एक पैर जो था वो सही से काम नहीं कर रहा था, जिसके कारण वो लंगड़ा लंगड़ा कर चलता था। उस लेखक की बैसाखी के सारे अभी एक दो कदम ही आगे बढ़े थे, तभी अपने कमरे की लाइट अपने आप बंद चालू होने लगी। वह कमरे के अंदर लगे बल्ब को देखते हुए कहता है, अरे अब ये लाइट को क्या हो गया अचानक? देखते देखते लाइट पूरी तरह बंद हो जाती है और कमरे के अंदर चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। इतना अंधेरा कि लेखक को उसे उसके हाथ पैर भी नहीं दिखाई देते। ये हो क्या रहा है आज, कहीं वो आ तो नहीं गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, वो नहीं आ सकती। लेखक ने खुद ऐसा इतना ही कहा था कि तभी कमरे का दरवाजा जो बंद हुआ था वो अपने आप खुल जाता है। दरवाजे के बाहर हल्की सी सफेद रोशनी आ रही थी। लेखक जल्दी जल्दी बैसाखी के सारे दरवाजे के पास जाने लग जाता है, तभी कोई उसका पैर पकड़ देता है और वो धड़ाम से नीचे गिर जाता है। मेरा पैर! लेखक धीरे से अपने पैर की तरफ देखने लग जाता है। पर अंधेरा इतना ज्यादा है कि उसके कुछ दिखाई नहीं देता। लेखक जैसे ही अपना हाथ अपने पैर पर रखता है, उसको महसूस होता है कि उसका हाथ किसी दूसरे हाथ के ऊपर रखा हुआ था। लेखक डर जाता है और झट से अपना हाथ अपने पैर से हटा लेता है। तभी उसे एहसास होता है कि अब किसी ने उसका पैर नहीं पकड़ा हुआ। लेखक जितनी फुर्ती के साथ रेंगते रेंगते दरवाजे के पास जा सकता था, उतनी फुर्ती से जाने लग जाता है। लेखक दरवाजे के पास पहुंचता ही था कि तभी वो दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। थोड़ी ही देर बाद दरवाजे के बाहर लेखक की दर्द कहराने की आवाज सुनाई देने लग जाती है। कौन है? मैं एक्शनी, तेरी मौत। कुछ देर तक लेखक और एक्शनी की बातें चलती है, पर उन दोनों की आवाज दरवाजे से बाहर नहीं आती। कुछ देर बाद लेखक एक जोर से चीख सुनाई देती है। यह एक ऐसी चीज थी जो दिल को दहला कर रख दे। अगले ही पल दरवाजे के नीचे से लेखक का खून बहकर दरवाजे से बाहर आने लग जाता है। 13 साल बाद ट्रेन जो इतनी तेज से रफ्तार से पटरी पर भागती जा रही थी कि ठीक उसी तरह हमारी जिंदगी भागती है। फर्क इतना है, ट्रेन स्टेशन आने पर रुक जाती है, पर हमारी जिंदगी कभी नहीं जब तक हमारी सांस ना रुक जाए। युग, जिसकी उम्र 26 साल, गोरा रंग, चेक शर्ट, ब्लैक पैंट पहनकर विंडो सीट पर बैठा हुआ था। अपने कानों में हेडफोन डालकर पॉकेट एफएम की भूतिया कहानी महग एक शराफी सुन रहा था। कहानी सुनते हुए ही युग विंडो के बाहर देख रहे हैं। मेघालय के गोरो पहाड़ों की सहनी वादियों की मजा ले रहा था। वहीं गैरो पहाड़ निसी चट्टान का बना हुआ था। पहाड़ों के चारों तरफ से सफेद बादलों ने घेर लिया था, जिसे देखकर ऐसा लग रहा था कि पहाड़ों ने बादलों की सफेद चादर ओढ़ रखी है। उन बादलों के देखते देखते युग की आंखें लग जाती हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही युग की आंख लगी थी, तभी
उसे एहसास होता है कि कोई उसका हाथ छू रहा था। कोई बार-बार युग का हाथ पकड़कर हिला रहा था। युग बौखलाहट के साथ उठ जाता है और जब अपनी आँखें खोल लेता है तो देखता है कि उसके चेहरे पर जस्ट सामने एक बूढ़े का चेहरा था, जो बड़ी-बड़ी आँखें करके उसे घूर रहा था। उस बूढ़े ने सफ़ेद मैली सी धोती पहनी हुई थी। उसके हाथ-पैर काँप रहे थे। युग सोचने लगा कि पहले तो ये बूढ़ा मेरे सामने नहीं था। ये पूरी सीट खाली थी, अचानक कहाँ से आ गया? अगले ही पल युग खुद ही इस सवाल से जवाब ढूँढ लेता है और मन ही मन सोचता है कि लगता है जब मेरी आँखें लग गई थी तब ही आकर बैठ गया होगा। युग गुस्सा करते हुए कहता है, ये क्या हरकत है बाबा? वो बूढ़ा खांसते हुए कहता है, माफ करना बिटुआ, पर क्या करूं? तुमसे कुछ काम था, तुम्हें इसीलिए तुम्हें उठाना पड़ा। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? काम था आपको मुझसे? क्या काम था? वो बेटा, मुझे जानना था कि वक्त क्या हुआ है। यह सुनकर युग का दिमाग घूमने लग जाता है और वो गुस्से से साथ अपनी घड़ी देखते हुए कहता है, 11 बजने वाले हैं। अच्छा, मतलब 1 घंटे बाद मेरा स्टेशन आ जाएगा। युग कुछ जवाब नहीं देता और उस बूढ़े को घूरने लग जाता है। वैसे बिटुआ, तुम कहाँ जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सवाल का जवाब देते हुए कहता है, वो मेहंदी पथार जा रहा हूँ। मतलब तुम भी मेहंदी पथार जा रहे हो? युग उस बूढ़े के सामने उंगली करते हुए कहता है, मतलब आप भी? हाँ बिटुआ, चलो अब सफर आसान हो जाएगा। जब कोई बात करने वाला मिल जाता है तो सफर जल्दी कट जाता है। तुम मेहंदी पथार में कहाँ जा रहे हो? मेहंदी पथार में 5 किलोमीटर दूर से बंगला मुड़ा गांव है ना, वहीं जा रहा हूँ। बंगला मुड़ा में तुम्हारे रिश्तेदार रहते हैं क्या? नहीं, नहीं, बंगला मुड़ा गांव में तो नहीं, पर मैं रोंगा मुचा गांव में रहते हैं। अरे ये क्या बात हुई बेटा? जब तुम्हारे रिश्तेदार रोंगामुच गांव में रहते हैं तो फिर तुम बंगाल मुड़ा गांव में क्या करने जा रहे हो? इस सवाल को सुनकर युग खामोश हो जाता है। कुछ ऐसा पूछ लिया हो जिसका जवाब वो शायद अपने आप को भी नहीं देना चाहता था। बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी रखते हुए कहता है, चलो नहीं बताना तो मत बताओ। बंगला मुड़ा में कहाँ पर रुकने वाले हो? बंगला मुड़ा गांव के बाहर जो ग्रीड कोठी पड़ती है ना, उसी में ही रुकने वाला हूँ। वो बूढ़ा हैरानी के साथ कहता है, अंग्रेजों के जमाने की कोठी है जिसे करबास्थान पर बनाया गया था। हाँ, वही गिरवी कोठी। पर वो तो पिछले 13 साल से बंद है, पर अब नहीं रहेगी। मैं जा रहा हूँ। मैं आज रात ही उस कोठी को खोल दूंगा। नहीं बिटवा, ऐसा मत करना। तुम्हें उस गिरवी कोठी के बारे में नहीं पता। नहीं पता? आप साफ साफ कहेंगे, क्या कहना चाहते हैं? अगर तुम बचपन में उस गांव में रहे हो तो ये तो पता ही होगा कि यक्षिणी किसनोही नदी के पास भटका करती थी। उस बूढ़े की बात को कुछ जवाब नहीं देता, उसे उसी की बातें सुन रहा था। वो बूढ़ा अपनी बात को आगे जारी करते हुए कहता, तुम्हें पता है, उस यक्षिणी ने एक नहीं 2 ठिकाने थे। पहला किसनोही नदी और दूसरा गिरवी कोठी। युग हैरानी के साथ कहता है, क्या कहा? गिरवी कोठी? हाँ, गिरवी कोठी। गांव के लोग गांव के लोगों ने कई बार यक्षिणी को गिरवी कोठी के पास भी भटकते हुए देखा है। हर पूर्णिमा और माउस की रात मर्दों के साथ संभोग करके उन्हें दिल का खून चूसकर उन्हें मार दिया करती। इसका मतलब पापा ने बचपन में जो कहानी मुझे सुनाई थी वो कोई कहानी नहीं बल्कि हकीकत थी। बिटवा, किसकी कहानी की बात कर रहे हो तुम? बूढ़े की बात सुनकर युग अपनी अतीत की यादों में खो जाता है। उसको याद आता है कि वह पल जब वो 10 साल का था और अपने पिता से बात कर रहा था। पापा, पापा, क्या कर रहे हो आप? युग ने प्यार से पूछा। कुछ नहीं बेटा, कहानी लिख रहा हूँ। युग के पिता ने टाइप राइट पर कहानी टाइप करते हुए कहा। क्या कहा पापा? कहानी? कौन सी कहानी लिख रहे हो पापा आप? यक्षिणी की कहानी बेटा। पापा, मुझे यक्षिणी की कहानी सुनाओ ना। नहीं बेटा, तुम अभी छोटे हो, तुम डर जाओगे। जब बड़े हो जाओगे तब सुनाऊंगा, ठीक है? युग उदास हो जाता है और मुंह बनाते हुए कहता, प्लीज पापा सुनाइए ना। मैं नहीं डरूंगा, प्रॉमिस। और आप ही कहते हैं ना कि अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ और बड़े बच्चे डरते नहीं हैं बल्कि डराते हैं। तो प्लीज पापा, यक्षिणी की कहानी सुनाओ ना। युग जिद करने लग जाता है और युग की जिद के आगे पापा हार मान जाता है और उस यक्षिणी की कहानी सुनाने लग जाते हैं। कहते हैं कि ये जो अपनी किश्नोई नदी है ना, बहुत सालों से वहाँ यक्षिणी डायन रहा करती थी। युग हैरानी के साथ कहता है, ये बंगला मुंडा और रोगा
रोंगामुचा गांव के बीच में जो नदी पड़ती है वही ना पापा? हाँ बेटा वही। ये जो यक्षिणी होती है ना, ये जंगलों में या पानी वाले जगहों के पास पाई जाती हैं। हर पूर्णिमा और माउस के दिन आने जाने वाले मुसाफिरों को जो रात में नहीं पाकर किया करती थी, डुबाती थी और उन्हें रूप जाल में फंसाकर अपना शिकार बनाया करती थी। कहते हैं कि एक यक्षिणी को कमल और चमेली के फूल बहुत पसंद होते थे। वो हमेशा उसे अपने पास रखा करती थी। जिन पुरुषों के यक्षिणी अपना शिकार बनाती थी, उन्हें वो सब पहले ही कुछ खाने को दिया करती थी। खाने को क्या पर पापा? वो इसलिए बेटा क्योंकि वो उस खाने में ऐसा मंत्र फूंकती थी कि जो भी पुरुष उसे खाता था वो उसके वश में हो जाता था। ऐसे ही एक बार यक्षिणी ने एक पुरुष को अपना शिकार बना लिया था और उसे अपने वश में करके बाद में उससे के साथ संभोग करने लग गई। युग बीच में ही बोल पड़ा, ये संभोग क्या होता पापा? युग का सवाल सुनकर युग के पिता चुप हो जाते हैं। वो बात को घुमाते हुए कहते हैं, ये आपके मतलब की चीज नहीं है बेटा। आप अभी छोटे हो ना, जब आप बड़े हो जाओगे तब हम इसका मतलब बताएंगे। अभी आप कहानी पर ध्यान दो। ठीक है पापा। फिर आगे क्या हुआ पापा? संभोग करने के बाद यक्षिणी अपने असली रूप में आ जाती थी। यक्षिणी का असली रूप बेहद डरावना होता था, इतना डरावना कि जिसे देखकर किसी भी दिल की धड़कन थम जाती थी। अपने अपने असली रूप में आने के बाद यक्षिणी अपने शिकार के दिल का खून चूस लेती थी। पर वो ऐसा क्यों करती थी पापा? क्या वो बुरी औरत थी? नहीं बेटा, यक्षिणी बुरी औरत नहीं थी, बल्कि वो तो बहुत अच्छी औरत थी। दूसरे लोक से आई हुई थी, अप्सरा की तरह थी। तो फिर पापा वो आदमियों के साथ वो क्या बोला था आपने? सस हो सस हाँ याद आया। संभोग करके क्यों मार देती थी? युग के पिता कुछ याद करते हुए कहते हैं, अभिशाप के कारण। कैसा अभिशाप पापा? बेटा वो अभिशाप यह था कि युग के पिता ने इतना ही कहा था कि बाहर के कमरे से युग की माँ की आवाज़ सुनाई देती है। युग बेटा आओ बेटा चलो आओ खाना खा लो, खाना लो बन गया। युग अपनी माँ को मना करते हुए कहता है, नहीं माँ, मुझे अभी खाना नहीं खाना, मैं पापा से कहानी सुन रहा हूँ। क्या कहा? कहानी सुन रहे हो? तुम्हारे पापा को कहानी लिखने और सुनाने के सिवा और कुछ आता भी है? जब देखो दिन भर कहानी लिखते रहते हैं, खुद तो बिगड़े हुए हैं और तुम्हें भी बिगाड़ लेते हैं। चलो जल्दी आओ, खाना बन गया है। मैंने खाने की थाली बना ली है तुम्हारे लिए। नहीं माँ, मैं नहीं आ रहा, कहानी खत्म होने के बाद ही खाऊंगा। क्या कहा? नहीं आ रहे? लगता है मुझे ही आना पड़ेगा। रुको अभी बेलन लेकर आती हूँ, तभी तुम मानोगे। पायल की बजने की आवाज़ सुनाई देने लग जाती है। ऐसा लग रहा था कि जैसे युग की माँ युग के कमरे की तरफ आ रही थी। कुछ ही देर में युग की माँ हाथों में बेलन लेकर उसके कमरे में आ जाती है। युग को उसकी माँ का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, क्योंकि उसकी बचपन की यादों में से उसकी माँ का चेहरा मिट चुका था। उसे नहीं पता था कि उसकी माँ कैसी थी। उसको उसकी माँ की बातें तो सारी याद थी, पर उनका चेहरा नहीं। युग की माँ उसका कान पकड़ते हुए कहती है, तो क्या कह रहे थे बेटा तुम, कि तुम्हें खाना नहीं खाना? जरा एक और बार बोलना। युग चीखते हुए कहता है, अरे माँ कान छोड़िए, दर्द हो रहा है माँ, कान तो छोड़िए आप माँ, दर्द हो रहा है माँ। माँ माँ कहते हुए युग अपनी अतीत से यादों से बाहर आ जाता है। जब युग अपनी आंखें खोलता है तो देखता है कि उसे बूढ़े ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे हिला हिला कर पूछ रहा था, अरे ओ बिटुआ कहाँ खो गए, ठीक तो हो ना तुम? और ये माँ माँ क्यों बोल रहे हो? अरे बिटुआ। युग बूढ़े की बात का जवाब देते हुए कहता है, कुछ नहीं बाबा, ठीक हूँ मैं तो डर ही गया था। युग बूढ़े की आंखों में देखते हुए कहता है, बाबा एक बात पूछनी थी आपको, क्या वो अक्षणी अभी भी मर्दों के अपना शिकार बनाया करती है? धन्यवाद दोस्तों, हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें।